गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम लोग कॉमन यूनिट ऑफ टेम्परेचर और टेम्परेचर और प्रेशर का इफेक्ट जो मैटर पर होता है उसके बारे में पढ़ेंगे। पिछले पार्ट में हम लोग पढ़े थे मैटर्स अराउंड अस, ब्राउनियन मोशन, डिफ्यूजन, केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर, फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर, इन सभी चीज़ों के बारे में हम लोग जानकारी लिए थे। आज कॉमन यूनिट ऑफ टेम्परेचर एंड एसआई यूनिट ऑफ टेम्परेचर शुरू करते हैं। जनरली हम तीन तरह के टेम्परेचर मापी का इस्तेमाल करते हैं। जनरली हम लोग तीन तरह के थर्मामीटर का प्रयोग करते हैं। पहला होता है फ़ारेनहाइट थर्मामीटर, दूसरा होता है सेल्सियस थर्मामीटर और तीसरा होता है केल्विन थर्मामीटर। फ़ारेनहाइट थर्मामीटर सबसे एंशिएंट थर्मामीटर समझा जाता है क्योंकि यह जिस समय शुरू हुआ उस समय और कोई थर्मामीटर नहीं था। सबसे पहले हम ये देखते हैं कि इसको बनाने वाले का नाम है डेनियल गैब्रियल फ़ारेनहाइट। फ़ारेनहाइट थर्मामीटर का निर्माण डेनियल गैब्रियल फ़ारेनहाइट ने 1724 ईस्वी में किया और इसके लिए जो सिंबल दिया गया वह कैपिटल एफ, डिग्री के साथ कैपिटल एफ लिख करके डिग्री फ़ारेनहाइट को हम इंडिकेट करते हैं। ये उस समय के लिए सबसे स्टैंडर्ड थर्मामीटर था और इसलिए इसका पूरे विश्व में, वर्ल्ड में हर लेवल पर इसका इस्तेमाल किया गया। इसमें वाटर का फ्रीजिंग पॉइंट 32 डिग्री फ़ारेनहाइट और वाटर का बॉइलिंग पॉइंट 212 डिग्री फ़ारेनहाइट होता है। आजकल इस थर्मामीटर का प्रयोग बहुत सीमित कर दिया गया है। इसको क्लिनिकल थर्मामीटर के रूप में इस्तेमाल करते हैं जो 32 डिग्री फ़ारेनहाइट से लेकर के 105 डिग्री फ़ारेनहाइट तक ही मापता है, जो मनुष्य का सामान्य तापमान होता है। मनुष्य का सामान्य तापमान होता है 0 डिग्री सेल्सियस से 37 डिग्री सेल्सियस और यह जब बुखार वगैरह होते हैं, जब फीवर होता है तो यह टेम्परेचर पहुंचता है 42 डिग्री सेल्सियस तक। तो इस क्लिनिकल थर्मामीटर में हम केवल 0 डिग्री सेल्सियस से लेकर के 42 डिग्री सेल्सियस तक के टेम्परेचर को ही माप सकते हैं। दूसरा होता है इसमें सेल्सियस स्केल। सेल्सियस स्केल जो होता है इसका निर्माण जीन पायरस क्रिश्चियन ने 1743 में किया था और इसका नाम एक स्वीडिश एस्ट्रोनॉमर के ऊपर रखा गया जिसका नाम था एंड्रेस सेल्सियस। और इसमें वाटर का फ्रीजिंग पॉइंट 0 डिग्री सेल्सियस और बॉइलिंग पॉइंट 100 डिग्री सेल्सियस होता है। आजकल इस थर्मामीटर का प्रयोग एटमॉस्फेरिक टेम्परेचर को मापने में भी किया जाता है और लेबोरेटरी थर्मामीटर के रूप में भी किया जाता है। थर्ड होता है इसका केल्विन स्केल। केल्विन जो होता है वह टेम्परेचर का एसआई यूनिट होता है और इसको हम कैपिटल के से डिनोट करते हैं। विशेष ध्यान रखने वाली चीज ये है कि इसमें डिग्री का प्रयोग नहीं किया जाता है। जैसे सेल्सियस को हम डिग्री सेल्सियस कहते हैं, फ़ारेनहाइट को हम डिग्री फ़ारेनहाइट कहते हैं, इसको हम केल्विन कहते हैं, डिग्री केल्विन नहीं कहते हैं। केल्विन थर्मामीटर का निर्माण लॉर्ड केल्विन ने 1848 में किया था और यह एक ऐसा थर्मामीटर है जिसमें एब्सोल्यूट जीरो मिलता है। एब्सोल्यूट जीरो वह टेम्परेचर होता है जिस पर हमारे आसपास की अधिकांश चीजें अपना स्टेट चेंज कर देती हैं। फॉर एग्जांपल ऑक्सीजन अपना स्टेट चेंज कर देता है, नाइट्रोजन अपना स्टेट चेंज कर देता है, जबकि सेल्सियस और फ़ारेनहाइट में यह व्यवस्था नहीं थी। तो केल्विन स्केल में जो वाटर का फ्रीजिंग पॉइंट होता है वह 273 डिग्री से वाटर का फ्रीजिंग पॉइंट 273 केल्विन होता है और इसका बॉइलिंग पॉइंट 373 केल्विन होता है।
अब इसके रिलेशन को देखें तो सबसे पहले हम देखेंगे सेल्सियस और फ़ारेनहाइट का रिलेशन। सेल्सियस और फ़ारेनहाइट में क्या रिलेशन होता है? 5 इंटू एफ माइनस 32 इंटू 9 इंटू सी। ये एक रिलेशन है जो सेल्सियस और फ़ारेनहाइट में होता है। इसमें एफ डिग्री फ़ारेनहाइट को इंडिकेट करता है और सी डिग्री सेल्सियस को इंडिकेट करता है। अब एग्जाम्पल के लिए मान लीजिए कि आपको 37 डिग्री सेल्सियस को डिग्री फ़ारेनहाइट में कन्वर्ट करना है, तो सबसे पहले हम फॉर्मूला देखते हैं। फॉर्मूला क्या है? 5 इंटू एफ माइनस 32 इज इक्वल टू 9 इंटू सी। यहाँ पर सी के जगह पर अगर 37 रख दिया जाए तो एफ माइनस 32 इंटू 5 इज इक्वल टू हो जाएगा 333, और जब इसको हम सॉल्व करेंगे तो एफ का वैल्यू हमको मिलेगा 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट। सेकेंड रिलेशन सेल्सियस एंड केल्विन। सेल्सियस और केल्विन में क्या रिलेशन होता है? पिछली बातें अगर याद की जाए तो वाटर का फ्रीजिंग पॉइंट जो होता है वह सेल्सियस में 0 डिग्री सेल्सियस होता है और केल्विन में 273 केल्विन होता है। वाटर का बॉइलिंग पॉइंट सेल्सियस में 100 डिग्री सेल्सियस होता है और केल्विन में 373 केल्विन होता है। तो हम इसको सीधे सीधे कह सकते हैं K इज इक्वल टू C प्लस 273। अगर यहाँ देखा जाए तो अगर 0 डिग्री सेल्सियस है, इसका मतलब कि 0 प्लस 273 केल्विन का वैल्यू हो गया 273 केल्विन। अगर हमको केल्विन मालूम है और सेल्सियस निकालना है तो केल्विन के जगह पर केल्विन का वैल्यू रख देंगे और हमको वैल्यू उसका निकल जाएगा। जैसे C इज इक्वल टू हो जाएगा K माइनस 273। ये नॉर्मल फॉर्मूला है और इसको चेंज करना होगा तो जैसे मान लीजिए कि कन्वर्ट करना है 37 डिग्री सेल्सियस को केल्विन स्केल में, तो 37 डिग्री सेल्सियस को अगर केल्विन स्केल में चेंज करना है तो हम सिंपली क्या करेंगे तो ऐड कर देंगे 37 को 273 के साथ ऐड कर देंगे, हमको मिल जाएगा 310 केल्विन। अब मैटर के बारे में बात करते हैं। As we know that matters can be exist in 3 states. उसके 3 स्टेट्स कौन कौन है? सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। अब इसमें से एक तरह के स्टेट में जो मैटर है उसको नेक्स्ट स्टेट में जब हम चेंज करते हैं तो इसको चेंज ऑफ स्टेट कहा जाता है। और चेंज ऑफ स्टेट के दरमियान जैसे फर्स्ट चैप्टर में हम लोग पढ़े थे कि मोलेकुलर अरेंजमेंट जो होता है सॉलिड में, लिक्विड में और गैस में डिफरेंट होता है। पार्टिकल्स ऑफ सॉलिड आर वेरी क्लोज टुगेदर, particles of liquid are a little far from one another, but in gas the particle of gas are far from one another, far away from one another। तो जब हम किसी चीज के स्टेट को चेंज करते हैं तो उसके एटॉमिक, उसका जो पार्टिकल्स है उस पार्टिकल्स के अरेंजमेंट को भी हम चेंज करते हैं। जैसे मान लीजिए कि सॉलिड से अगर किसी ऑब्जेक्ट को लिक्विड में चेंज करना है तो इस कंडीशन में हम क्या करेंगे कि सॉलिड का जो मोलेकुलर अरेंजमेंट है, सॉलिड का जो एटॉमिक अरेंजमेंट है या उसके पार्टिकल का जो अरेंजमेंट है उसके बीच का हम गैप बढ़ा देते हैं। जनरली सॉलिड से लिक्विड में चेंज करने के लिए हम किसी चीज को गर्म करते हैं, हीट करते हैं। हीट करते हैं तो क्या होता है, तो उसका काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज करता है, उस पार्टिकल्स का काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज करता है। जैसे जैसे हम उसको हीट करते हैं या जैसे जैसे वह हीट गेन करता है वैसे वैसे उसका काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज करता है और उसका मूवमेंट बढ़ जाता है, जिसकी वजह से उसका स्टेट चेंज हो जाता है। ठीक इसी तरह से लिक्विड जब गैस में चेंज होता है तो उसका पार्टिकल, उसके जो पार्टिकल्स होते हैं उसके अरेंजमेंट को हम इस तरह से बना देते हैं कि उसके पार्टिकल्स एक दूसरे से बहुत ज़्यादा दूर हो जाए। तो इसके लिए भी एनर्जी की ज़रूरत पड़ती है।
और वह एनर्जी हम उसको टेम्परेचर से देते हैं। टेम्परेचर से जब उसको एनर्जी मिलता है लिक्विड को, तो लिक्विड पार्टिकल्स जो होते हैं वह उसमें काइनेटिक एनर्जी आ जाता है, और काइनेटिक एनर्जी की वजह से वह मूव करने लगते हैं, तेजी से मूव करते हैं, और मूव करते 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 एक दूसरे से दूर चले जाते हैं और उसका स्टेट चेंज हो जाता है। अर्थात जो स्टेट चेंज होता है, फिजिकल स्टेट का जो चेंजिंग होता है, फिजिकल स्टेट के चेंजिंग में यह चीज महत्वपूर्ण है कि हम उसके पार्टिकल्स के अरेंजमेंट को भी हम चेंज कर देते हैं। तो हम लोग मैटर्स को दो तरह से चेंज कर सकते हैं। पहला तरीका है बाय चेंजिंग द टेम्परेचर, और दूसरा तरीका है बाय चेंजिंग द प्रेशर। बाय चेंजिंग द टेम्परेचर में हम क्या करते हैं, तो उसके हीट को इंक्रीज करते हैं। जैसे आइस को हीट किया जाता है, वह वाटर में चेंज हो जाता है। वाटर को हीट करते हैं, वह वेपर में चेंज हो जाता है। इसी तरह से बाय चेंजिंग द प्रेशर, बाय चेंजिंग द प्रेशर में क्या होता है, जब हम किसी चीज पर जो प्रेशर पड़ रहा है, जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर है, उस एटमॉस्फेरिक प्रेशर को जब हम इंक्रीज करते हैं, तो इंक्रीज करने के कंडीशन में क्या होता है कि उसका स्टेट चेंज होता है। कुछ कंडीशन में, जैसे ऑक्सीजन को, हाइड्रोजन को, अगर हमको का स्टेट चेंज करना है, तो हम क्या करते हैं कि उसका टेम्परेचर घटा देते हैं। डिक्रीज द टेम्परेचर एंड इंक्रीज द प्रेशर। वी चेंज द स्टेट ऑफ ऑक्सीजन बाय इंक्रीजिंग द प्रेशर एंड डिक्रीजिंग द टेम्परेचर। टेम्परेचर को घटा करके तब प्रेशर को बढ़ाते हैं, तो वह लिक्विफाइड हो जाता है। इफेक्ट ऑफ चेंज ऑफ प्रेशर। अब इसमें हम टेम्परेचर का क्या इफेक्ट होता है उसको देखते हैं। मेल्टिंग। मेल्टिंग क्या होता है? मेल्टिंग एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें कोई सॉलिड सब्सटेंस लिक्विड में चेंज हो जाता है। द प्रोसेस इन विच ए सॉलिड सब्सटेंस चेंज इनटू ए लिक्विड ऑन हीटिंग इज कॉल्ड मेल्टिंग। इसी के साथ, मेल्टिंग के साथ आता है मेल्टिंग पॉइंट। तो मेल्टिंग पॉइंट क्या है? मेल्टिंग पॉइंट उस पार्टिकुलर टेम्परेचर को इंडिकेट करता है जिसको पा करके कोई पार्टिकुलर मैटर अपने लिक्विड स्टेट में चेंज हो जाता है। अर्थात जैसे द टेम्परेचर ऑन विच ए सॉलिड सब्सटेंस चेंज इनटू लिक्विड इज नोन एज इट्स मेल्टिंग पॉइंट। ये मेल्टिंग पॉइंट जो होते हैं डिफरेंट सब्सटेंस के लिए अलग अलग होते हैं। जैसे मेल्टिंग पॉइंट ऑफ आइस होता है 0 डिग्री सेल्सियस, मेल्टिंग पॉइंट ऑफ वैक्स होता है 63 डिग्री सेल्सियस, मेल्टिंग पॉइंट ऑफ आयरन होता है 1535 डिग्री सेल्सियस, एंड मेल्टिंग पॉइंट ऑफ अल्युमिनियम होता है 658 डिग्री सेल्सियस। अब बॉइलिंग पॉइंट। बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है और बॉइलिंग क्या होता है? बॉइलिंग वह प्रोसेस है जिसके द्वारा हीट दे करके या हीट करके आप किसी लिक्विड सब्सटेंस को खौला देते हैं, अर्थात बॉयल करने लगते हैं। द प्रोसेस इन विच ए लिक्विड सब्सटेंस चेंज इनटू गैस रैपिडली ऑन हीटिंग इज कॉल्ड बॉइलिंग। बॉइलिंग वह प्रोसेस है जिससे आप उसको लिक्विड स्टेट से गैसियस स्टेट में तेजी से चेंज कर देते हैं। बॉइलिंग पॉइंट। बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है? द टेम्परेचर at which a liquid boils and changes rapidly into a gas at atmospheric pressure is called its boiling point. जिस तरह से मेल्टिंग पॉइंट अलग अलग सब्सटेंस का डिफरेंट होता है, उस तरह से बॉइलिंग पॉइंट भी अलग अलग सब्सटेंस का अलग अलग होता है। जैसे मान लेते हैं वाटर, तो वाटर का बॉइलिंग पॉइंट होता है 100 डिग्री सेल्सियस, ब्रोमीन का बॉइलिंग पॉइंट होता है 63 डिग्री सेल्सियस, अल्कोहल का बॉइलिंग पॉइंट होता है 78 डिग्री सेल्सियस, आयोडीन का बॉइलिंग पॉइंट होता है 184 डिग्री सेल्सियस। इसी तरह से जैसे जैसे मैटर्स चेंज होते जाते हैं, उसका बॉइलिंग पॉइंट भी चेंज होता जाता है। थर्ड टर्म है कंडेंसेशन। कंडेंसेशन क्या है? कंडेंसेशन इज ए प्रोसेस ऑफ चेंजिंग ए गैस टू ए लिक्विड। ये एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें कोई गैस कंडेंस होकर के, अर्थात संघनित होकर के लिक्विड गैसियस स्टेट से लिक्विड में चेंज हो जाता है।
जैसे द प्रोसेस ऑफ चेंजिंग ए गैस टू ए लिक्विड बाय कूलिंग इज कॉल्ड कंडेंसेशन, इट इज रिवर्स ऑफ बॉइलिंग, या बॉइलिंग का अपोजिट होता है। बॉइलिंग में क्या होता है, तो लिक्विड सब्सटेंस को हम हीट करते हैं और वह गर्म होकर के गैसियस सब्सटेंस में चेंज हो जाता है। कंडेंसेशन में क्या होता है, तो गैसियस सब्सटेंस कंडेंस होता है और कंडेंस होकर के फिर से लिक्विड स्टेट में चेंज हो जाता है, इसीलिए कहा जाता है कंडेंसेशन इज रिवर्स ऑफ बॉइलिंग। फ्रीजिंग पॉइंट, फ्रीजिंग पॉइंट क्या है, पहले फ्रीजिंग का प्रोसेस क्या है। फ्रीजिंग का प्रोसेस होता है कि हम किसी लिक्विड सब्सटेंस को जब टेम्परेचर कम करके और उसको सॉलिड सब्सटेंस में चेंज कर देते हैं तो इसको फ्रीजिंग कहा जाता है। और फ्रीजिंग पॉइंट जो होता है वह ये होता है, द पॉइंट ऑन विच ए सब्सटेंस चेंज इट्स स्टेट फ्रॉम लिक्विड टू सॉलिड इज कॉल्ड फ्रीजिंग पॉइंट। और फ्रीजिंग पॉइंट जो होता है यह भी डिफरेंट सब्सटेंस के लिए डिफरेंट डिफरेंट हो सकता है और ये मेल्टिंग का अपोजिट होता है। लेटेंट हीट, लेटेंट हीट जैसे हम लोग अभी थोड़ी देर पहले चर्चा किए कि जब हम किसी भी सब्सटेंस को, किसी भी मटेरियल को एक स्टेट से दूसरे स्टेट में चेंज करते हैं तो उसका मोलेकुलर अरेंजमेंट चेंज हो जाता है। जैसे सॉलिड से लिक्विड में चेंज करते हैं तो मोलेकुल्स जो होते हैं थोड़े से दूर हो जाते हैं, लिक्विड से गैस में चेंज करते हैं तो उसके मोलेकुल्स जो होते हैं थोड़े और दूर हो जाते हैं। तो ये जो डिस्टेंस इंक्रीज करता है या डिस्टेंस डिक्रीज करता है, जैसे कंडेंसेशन में गैसियस स्टेट में है और कंडेंस करके उसको हम लिक्विड स्टेट में लाते हैं तो क्या करते हैं, उसके मोलेकुलर अरेंजमेंट को हम चेंज कर देते हैं। तो मोलेकुलर अरेंजमेंट को चेंज करने में जितना हीट कंज्यूम होता है उसको हम लेटेंट हीट कहते हैं। लेटेंट का मतलब होता है गुप्त, छुपा हुआ। लेटेंट हीट माने गुप्त उष्मा। यह एक ऐसी उष्मा है जिसका मेजरमेंट जनरली थर्मामीटर के द्वारा हम नहीं कर सकते हैं। तो इसका डिफिनीशन क्या होगा, द हीट एनर्जी विच हैज टू बी सप्लाइड टू चेंज द स्टेट ऑफ ए सब्सटेंस इज कॉल्ड इट्स लेटेंट हीट। इसके बाद होता है लेटेंट हीट। जो होते हैं लेटेंट हीट दो तरह का होता है, एक होता है लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन। लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन क्या है, द क्वांटिटी ऑफ हीट रिक्वायर्ड टू कन्वर्ट 1 किलोग्राम ऑफ सॉलिड टू लिक्विड विदाउट एनी चेंज इन टेम्परेचर इज नोन एज लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन। लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन क्या होता है, तो 1 किलोग्राम किसी भी सॉलिड को उसके लिक्विड स्टेट में चेंज करने के लिए जितने एनर्जी की जरूरत होती है उस एनर्जी को उसका लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन कहा जाता है। एग्जाम्पल के लिए आप ले लीजिए आइस को, अर्थात 1 किलोग्राम आइस को अगर चेंज करना हो लिक्विड में तो 3.34 इंटू 10 टू द पावर 5 जूल एनर्जी की जरूरत होगी। अर्थात आइस का लेटेंट हीट क्या होगा, तो 3.34 इंटू 10 टू द पावर 5 जूल पर केजी, यही इसका लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन होता है। यह किसी टेम्परेचर में यह वह एनर्जी है जिसको हम किसी थर्मामीटर से नहीं माप सकते हैं। दूसरा होता है इसका लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन। लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन क्या है, द क्वांटिटी ऑफ हीट रिक्वायर्ड टू कन्वर्ट 1 किलोग्राम ऑफ लिक्विड टू वेपर और गैस। ये उस क्वांटिटी को इंडिकेट करता है जो किसी लिक्विड को वेपर में या गैस में चेंज करने के लिए रिक्वायर होता है। The quantity of heat required to convert 1 kilogram of liquid to vapor or gas without any change in temperature is known as latent heat of vaporization। इसको latent heat of vaporization कहा जाता है। इसके बाद इसका एग्जाम्पल आप ले सकते हैं, 1 kg वाटर को अगर वेपोराइज करना हो तो 22.5 इंटू 10 टू द पावर 5 जूल एनर्जी की जरूरत
होगी। और यह एनर्जी कहाँ से मिलता है? हीट से मिलता है। और यह चूंकि छुपा हुआ है तो इसको आप किसी थर्मामीटर के द्वारा मेजर नहीं कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, मान लीजिए कि लेबोरेटरी में आप इसके लिए प्रयोग करना शुरू करते हैं, एक थर्मामीटर को व्यवस्थित किए एक टेस्ट ट्यूब में और उसमें वाटर को बॉयल करना शुरू किए। तो जब वाटर फर्स्ट टाइम बॉयल होता है तो उसका टेम्परेचर 100 डिग्री सेल्सियस हो जाता है थर्मामीटर का। तो अब उसके बाद वह वेपोराइज हो रहा है और जो आप हीट है वह भी उसको सप्लाई कर रहे हैं, लेकिन आपके थर्मामीटर का रीडिंग नहीं बढ़ता है। यही जो जितना एनर्जी उसमें यूज हो जाएगा उसको हम उसका लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन कहेंगे। इसके बाद आता है सब्लिमेशन। सब्लिमेशन क्या होता है? कुछ सॉलिड ऐसे होते हैं जिसको जब हम हीट करते हैं तो हीट करते ही वह सीधे सॉलिड से लिक्विड में नहीं बदल करके गैस में चेंज हो जाता है। तो इस प्रोसेस को हम सब्लिमेशन करते हैं। द चेंजिंग ऑफ सॉलिड डायरेक्टली इनटू वेपर ऑन हीटिंग एंड, इसी को वाइस वर्सा कहिए तो हो जाएगा द चेंजिंग ऑफ वेपर इनटू सॉलिड ऑन कूलिंग इज नोन एज सब्लिमेशन। सब्लिमेशन क्या है कि जब किसी सॉलिड को हम गर्म करेंगे तो वह सीधे गैस में चेंज हो जाएगा, अगर गैस को चेंज करेंगे तो वह सीधे सॉलिड में चेंज हो जाएगा। तो इस चीज को, इस प्रोसेस को हम सब्लिमेशन कहते हैं। जैसे सब्लिमाइंट सब्सटेंस होते हैं अमोनियम क्लोराइड, आयोडीन, कैम्फर, नेप्थलीन, एंथ्रासिन, ये सब जो होते हैं। इसके अलावा ड्राई आइस जो कार्बन डाइऑक्साइड का सॉलिड फॉर्म होता है, ये सब जो होते हैं यह गैस से सीधे सॉलिड में चेंज हो जाते हैं या सॉलिड से सीधे गैस में चेंज हो जाते हैं। इसके बाद इफेक्ट ऑफ प्रेशर। इफेक्ट ऑफ प्रेशर क्या होता है? तो पहले भी चर्चा हुई कि इफेक्ट ऑफ प्रेशर किसी सब्सटेंस पर यह होता है कि उसका फिजिकल स्टेट चेंज हो जाता है। कब? जब हम उसका टेम्परेचर कम कर देते हैं और प्रेशर को इंक्रीज कर देते हैं। इसमें ऑक्सीजन आता है। ऑक्सीजन को अगर लिक्विड स्टेट में हमको प्राप्त करना है तो क्या करेंगे? तो ऑक्सीजन का जो नॉर्मल टेम्परेचर है उसको डिक्रीज कर देंगे, अर्थात टेम्परेचर घटा देंगे और प्रेशर बढ़ा देंगे, बस ऑक्सीजन लिक्विड स्टेट में मिल जाएगा। यही काम हम अमोनियम गैस के साथ भी कर सकते हैं। इसी के द्वारा अमोनियम गैस को लिक्विफाइड भी किया जाता है। और यही काम हम कार्बन डाइऑक्साइड गैस के साथ भी करते हैं। और अन्य किसी भी चीज, किसी भी गैसियस स्टेट में जो सब्सटेंस होते हैं उसके स्टेट को चेंज करने के लिए हम टेम्परेचर को घटा करके और प्रेशर को बढ़ा देते हैं। तो इफेक्ट ऑफ प्रेशर क्या होता है? इफेक्ट ऑफ प्रेशर भी, इफेक्ट ऑफ प्रेशर ये होता है कि प्रेशर के द्वारा हम किसी भी सब्सटेंस के स्टेट को चेंज कर सकते हैं। इवापोरेशन। इवापोरेशन क्या होता है? द प्रोसेस ऑफ ए लिक्विड चेंजिंग इनटू वेपर इवन बिलो इट्स बॉइलिंग पॉइंट इज कॉल्ड इवापोरेशन। बॉइलिंग पॉइंट तो एक हुआ, जैसे 100 डिग्री सेल्सियस पर वाटर बॉयल होता है और तेजी से गैसियस स्टेट में चेंज होना शुरू हो जाता है। लेकिन इसके अतिरिक्त भी इवापोरेशन होते रहते हैं। जैसे हम फर्श साफ करते हैं, फर्श साफ करते हैं तो फर्श के पानी को तो गर्म नहीं किया जाता है 100 डिग्री सेल्सियस पर, इसके बाद भी वह कुछ समय के बाद गायब हो जाता है। कैसे गायब हो जाता है? इवापोरेशन के द्वारा। हम कपड़ा साफ करते हैं तो कपड़ा साफ करके तो उसको हम 100 डिग्री सेल्सियस पर चूल्हा पर नहीं रखेंगे। तो इसका मतलब यह हुआ कि बिना चूल्हा पर रखे, अर्थात बिना 100 डिग्री सेल्सियस का टेम्परेचर दिए ही कपड़े में से पानी गायब हो गया। तो पानी कैसे गायब हुआ? तो इवापोरेशन के द्वारा। इवापोरेशन जो होता है इसको कुछ फैक्टर्स, इसके कुछ फैक्टर्स होते हैं जो इस पर अपना प्रभाव डालते हैं, जिसमें पहला होता है टेम्परेचर, अर्थात तापमान अगर बहुत अधिक हो तो इवापोरेशन तेजी से होता है। जैसे गर्मी के दिन में, आजकल का मौसम है कुछ गर्मी का, और इसमें कपड़े बहुत जल्दी सूखते हैं क्योंकि एटमॉस्फेरिक टेम्परेचर जो है वह बढ़ा हुआ है। दूसरा होता है सरफेस एरिया। सरफेस एरिया अगर बढ़ा दिया जाए तो इवापोरेशन तेजी से होता है। जैसे फर्श पर किसी छोटे जगह पर पानी गिरा हुआ हो, उसको अगर ज्यादा दूर में फैला दिया जाए
तो उसका सरफेस एरिया इंक्रीज कर जाएगा और सरफेस एरिया इंक्रीज करने पर वह जल्दी इवापोरेट हो जाएगा और फर्श सूख जाएगा। थर्ड होता है ह्यूमिडिटी। ह्यूमिडिटी क्या होता है? परसेंटेज ऑफ वाटर वेपर प्रेजेंट इन एयर, इसको हम लोग ह्यूमिडिटी कहते हैं। हवा में अगर नमी की मात्रा कम हो तो कब इवापोरेशन जो होता है तेजी से होता है, अगर ज्यादा हो तो इवापोरेशन जो होता है वह धीरे धीरे होता है। ह्यूमिडिटी थर्ड हो गया इसका। और फोर्थ होता है वाइंड स्पीड। वाइंड स्पीड अगर कम हो तो इवापोरेशन कम होता है और वाइंड स्पीड अगर अधिक हो तो इवापोरेशन अधिक होता है। यहाँ पर ये चैप्टर आपका कंप्लीट हुआ। अब आप इसका क्वेश्चन आंसर तैयार कीजिए नेक्स्ट अगले वीडियो में।